अस्सलाम वालेकुम मिनहाज भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और मेरा नाम मरियम है और मेरा ताल्लुक़ मुल्तान से है। तो आज का जो वाक़या है वो मेरी सिस्टर के साथ पेश आया था और ये वाक़या आज से कुछ साल पहले का है। और ये जेहलम के एक कैडेट कॉलेज का वाक़या है। वाक़या कुछ इस तरह से है कि मेरे बहनोई जो कि आर्मी से बिलॉन्ग करते हैं, उनकी पोस्टिंग एक कैडेट कॉलेज में हुई। मैं कैडेट कॉलेज का नाम तो मेंशन नहीं करूँगी, मगर लिसनर्स को भी और आपको भी आइडिया होगा कि जो कैडेट कॉलेजेस हैं, उनमें से मोस्टली ऐसे हैं जो कि ब्रिटिश एरा में बने थे, तो काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो मेरी सिस्टर को और बहनोई को घर मिला था, वो एक बहुत पुराना घर था। ऑब्वियसली उसको रेनोवेट किया जाता है रहने के लिए। तो जिस एरिया में कैडेट कॉलेज में वो घर था, वो एरिया हिली एरिया था और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी थी, बड़ी-बड़ी घास थी, जंगल के बीच में जो घर थे, जो उनको भी अलॉट हुआ था एक घर। और वो घर वैसे तो रेनोवेटेड था, मगर उस घर में एंटर होने के बाद मेरी सिस्टर के साथ कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिसकी वजह से उनको वो घर रिक्वेस्ट करके जल्दी छोड़ना पड़ा। और बाय चांस हुआ भी ऐसा कि कुछ अरसे बाद एक और फैमिली आई और उनको घर चाहिए था और जो मेरे बहनोई थे वो प्रमोट हो गए और वो दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। तो वाक़या कुछ यूँ है कि मेरी सिस्टर जब अपने बच्चों के साथ और जो बहनोई हैं, वो वहाँ पे उनकी पोस्टिंग हुई, तो उस कैडेट कॉलेज में वो घर अलॉट हुआ जो कि हाउंटेड था। उस घर में वो शिफ्ट हुए। तो शुरू में तो सब कुछ ठीक था, मगर जैसे इंसान रहता है तो उसको फ़ील होता है कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो शुरू-शुरू में जो है ऐसा हुआ कि सुबह के टाइम जो मेरी बाजी के हस्बैंड हैं वो जॉब पे चले जाते थे और बाजी घर में अकेली होती थी। उनके 2 बच्चे थे जो कि एक मेड थी, तो वो उनके साथ होती थी और वो घर के सारे काम करने में उनकी मदद कराती थी। अच्छा, वाक़या कुछ यूँ है कि सुबह का टाइम था और बहनोई जो हैं वो जॉब पे चले गए और बाजी अकेली घर पे थी विद किड्स और बच्चे और जो सर्वेंट थी वो अपने रूम में थे। तो अभी सामान शिफ्ट हुए हुए कुछ टाइम हुआ था और कुछ सामान ऐसे ही अनपैक पड़ा था। और उस घर में एक दरवाज़ा था जो कि अभी नहीं लगा था और उस दरवाज़े के वो एक कमरे का पोर्शन था, कमरे के आगे ड्रेसिंग रूम था, उसका एक दरवाज़ा था जो कि टूटा हुआ था। उसको मेरे बहनोई ने साइड पे करवा के रख दिया था जो कि दीवार के साथ लगा हुआ था। उसके साथ ड्रेसिंग टेबल थी। तो मेरी बाजी जब ड्रेसिंग टेबल पर बैठी हैं, तो कुछ देर बाद उन्होंने नोट किया कि जो दरवाज़ा है, जो कि बहुत हेवी था और साइड पे पड़ा हुआ था, वो एकदम से हिला है अपनी जगह से। अभी वो उस चीज़ को इमेजिन कर रही हैं, सोच रही हैं कि ये क्या हो रहा है और वो दरवाज़ा खड़ा हुआ है और आके मेरी बाजी के ऊपर गिरा है। जिसकी वजह से मेरी बाजी को सर पे बहुत चोट आई और फिर वो फ़ौरन हॉस्पिटल गई हैं और बैंडेज वग़ैरह करवाई। मगर बाजी कहती हैं कि ये एक ऐसा वाक़या था जिसने उन्हें हिला के रख दिया कि उनकी जागते मतलब डे टाइम में अ, वो दरवाज़ा कैसे खुद ब खुद अपनी जगह से मूव हुआ। फिर उसके बाद उनको वहाँ पे शैडोज़ नज़र आने शुरू हो गए और उस घर में फिर मोस्टली मतलब साँप बहुत ज़्यादा आ जाते थे। वैसे वहाँ पे घास और जंगल भी था, मगर वहाँ पे साँप बहुत ज़्यादा होते थे। एकदम से ड्राइंग रूम में कभी कोई बड़ा-सा साँप आ जाना, तो फिर सर्वेंट्स को बुलाना और उसको मारना। तो इस तरह के इवेंट्स उनके साथ हुए। फिर एक और वाक़या उनके साथ हुआ कि रात के टाइम बाजी और बहनोई वॉक करने जाते थे।
तो वहाँ पे एक वो लंबी सी रोड थी और उस साइड पे एक पुराना ऑफ़िस था जो कि ब्रिटिश दौर में यूज़ होता था, मगर अब उसको बंद कर दिया गया था। उसको बंद करने की वजह भी मेरी बाजी को बाद में समझ आई कि वो लोग ना रात के टाइम, सर्दियों की शाम थी और मोस्टली सब लोग अपने घरों को चले जाते थे और रोड्स बिल्कुल खाली होती थी उस कॉलेज की। तो बाजी और बहनोई वॉक करने गए हैं, तो रात के 10 बजे थे, सर्दियों की रात थी, तो उन्हें उस एरिया में जहाँ पर वो पुराना बिल्डिंग थी जो कि गेस्ट रूम्स थे, तो वहाँ पे ना उन्हें ऐसा लगा कि हालाँकि वहाँ कोई पानी का कनेक्शन नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, बिजली भी नहीं थी, बट उन्हें ऐसा फ़ील हुआ कि उसके अंदर लोग मौजूद हैं और जो वॉशरूम्स बने हुए थे, वहाँ शॉवर चलने की आवाज़ें आने लग गईं। और उसके बाद जब वो कुछ देर बाद आगे गए हैं, तो आगे उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई बहुत छोटा-सा कुत्ता बैठा हुआ है जिसके बड़े-बड़े बाल हैं और बड़ा क्यूट सा जो व्हाइट कलर का होता है, मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन वो डॉग वहाँ पर है। उन्होंने ना बाजी ने बहनोई को कहा कि देखें, ये कितना खूबसूरत कुत्ता है और इस टाइम यहाँ पर क्यों बैठा हुआ है? तो उन्होंने भी देखा, लेकिन उनके देखते-देखते विदिन 3 टू 4 सेकंड्स वो हवा में तहलील हो गया और गायब हो गया। तो इस तरह के वाक़यात उनके साथ पेश आए। फिर उनको ख्वाब में एक ख़ातून भी नज़र आई और उसने अजीब-सी उसकी शक्ल थी, येलो कलर का ड्रेस था और उसने कहा कि अम पहले वो मेरी बहन को किसी कज़न की शक्ल में आई और उसने कहा कि जब मेरी सिस्टर ने ख्वाब में उसे देखा और उसे कहा कि तुम मेरी वो कज़न हो, तो उस औरत ने कहा नहीं, मैं उसकी शक्ल में आई हूँ और मैं ये बताने आई हूँ कि तुम ये एरिया यहाँ से फ़ौरन यहाँ से निकल जाओ और ये घर खाली कर दो। बहरहाल उसके कुछ दिन बाद ही अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जैसे दूसरे लोग आ गए और फिर बाजी ने, चूँकि उनके हस्बैंड की प्रमोशन हो गई, तो उन्होंने वो दूसरे घर में शिफ्ट हो गए और वहाँ पर फिर ये वाक़यात ख़त्म हो गए। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको आज अपनी मदर की फ़ैमिली से रिलेटेड एक वाक़या बताने जा रहा हूँ। इसे एक खौफ़नाक वाक़या भी कह सकते हैं, क्योंकि इस वाक़ये ने पूरे 2 ख़ानदानों को आपस में मार दिया। इस वाक़ये को अंजाम देने वाली एक दुल्हन की माँ और दूल्हे की माँ है। मैं पहले एक बैकग्राउंड स्टोरी बता दूँ कि ये फ़ैमिलीज़ मेरी मदर की फ़ैमिली से रिलेटेड हैं। मेरी अम्मी की जो फूफू थीं, उनकी बेटी की शादी उनकी कज़न से ही होने वाली थी। वो दोनों आपस में कज़न्स भी थे। 12 साल हो गए इस बात को। शादी से पहले जहेज़ के तो बहुत मसला होता है, शायद अभी भी होता हो। इस मसले ने बहुत सी ज़िंदगियाँ भी बर्बाद करके रख दी हैं। जब शादी का दिन आया तो फ़ाइनेंशियल हालत नहीं थी कि ठीक-ठाक जहेज़ दे सकें, तो उनसे जो हुआ उन्होंने दिया। ख़ैर शादी के हफ़्ता बाद मेरी अम्मी को के फूफू को खबर पहुँची कि तुम्हारी बेटी को बहुत ताने मिल रहे हैं, जहेज़ के नाम पर। उस घर में नौकरानी की तरह उसे रखा हुआ है। उसकी तबीयत भी ख़राब रहती है और ठीक से खा-पी भी नहीं रही है। बिल्कुल मतलब मतलब मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी वो शायद शादी के लिए, या उसकी कंडीशन मेंटली बहुत ख़राब हो चुकी है। ख़ैर ये बात सुनकर उनकी तबीयत बहुत टेंस्ड हो गई और वो गईं अपनी बेटी को देखने ससुराल, तो वहाँ देखा उसकी बेटी को बहुत सारे ब्रूज़ेज़ थे हाथ में और मतलब एज़ अ काइंड ऑफ़ उस पे बहुत तशद्दुद भी किया गया था। तो फिर ये बर्दाश्त ना कर सकी वो और अपनी बेटी को लेके एक औरत के पास गईं। वो औरत शायद मतलब काला अमल करती थी। तो जो भी काला जादू करता है वो ये नहीं ज़ाहिर करता कि हम काला जादू करते हैं। तो उन्हें बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं था। बहरहाल वो उन्हें नेक समझ के उस औरत के पास गईं और उसे सब कुछ बताया। अचानक से उस औरत ने कहा कि ये तो वही है ना जो उस दिन दरगाह पे आई थी। तो सब परेशान हो गए कि मतलब दरगाह पे कैसे आ सकते हैं?
तो ये बात पूरे शहर में मशहूर है कि 11वीं की रात हर साल उस दरगाह पे वो औरतें आती हैं जिनको जिन्नात या काले जादू का असर होता है और वो बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और खुद ही चल के आ जाती हैं। ख़ैर वो औरत तो बिल्कुल ही मतलब पागल थी कि मैं तो कहीं गई भी नहीं हूँ ऐसी कोई दरगाह पे, पर मतलब वो ठीक-ठाक समझ गए थे कि उस पे अमल हो रहा है ये। तो उसने पूछा कि इस बात का कोई तोड़ है? तो वो बोल रही है मैं देखती हूँ पर तुम मुझे मतलब बाद में आना तुम मेरे पास इस बात के लिए क्योंकि अभी शायद वो मैं अमल कर लूँ क्योंकि उसको पता नहीं था कि ये कौन है। ख़ैर फिर कुछ अरसे के बाद पता चला कि लड़की का वालिद और उनका भाई दोनों एक्सीडेंट में फ़ौत हो गए। ये सुनकर मेरी अम्मी की जो फूफू थीं, लड़की की जो माँ, वो गहरे सदमे में चली गईं, बिल्कुल पैरालाइज़्ड हो गईं और फिर दुल्हन का ख़्याल उनकी खाला रखती थीं और वही हुआ कि दुल्हन का ससुर जो था, वो भी कुछ हफ़्तों के बाद एक्सीडेंट में हलाक हो गया। घर में बचे सिर्फ़ दुल्हन की अम्मी और दूल्हे की अम्मी और दूल्हे का भाई और उसकी भाभी। ख़ैर ये आपस में फ़ैमिलीज़ बची थीं। दुल्हन की जो खाला थी वो उसी औरत को जानती थी जिसके पास दुल्हन की अम्मी ले गई थी उसको। तो वो उसी औरत के पास गए तो वहाँ देखा कि दुल्हन की भाभी और दुल्हन की सास दोनों उसी आस्ताने से बाहर निकल रही हैं। ख़ैर ये सब देख के तो वो परेशान सी हो गईं और चुपचाप अंदर चली गईं। तो उस औरत से दोनों ने सवाल किया कि वो दोनों यहाँ क्यों आई थीं? तो पहले तो उस औरत ने थोड़ा हेसिटेट किया बताने में कि पता नहीं कौन है ये, क्यों पूछ रही हैं। फिर उसने बता दिया कि ये दोनों अपनी छोटी बहू के लिए तावीज़ करवाने आए थे। ये बात सुन के तो वो लड़की बिल्कुल चीखने लगी और परेशान हो गई और मतलब बताने लगी उस औरत को कि ये तो मुझे मार देंगे क्योंकि ये लोग मेरे लिए ही आ रहे हैं और मैं इस घर की छोटी बहू हूँ। तो दुल्हन की खाला ने सब उस औरत को बताया कि उसकी जो औरत आई थी अभी कुछ महीने पहले अपनी बेटी को लेके, ये उसी की बेटी है। तो वो पैरालाइज़ हो गई है, मतलब उसके शौहर का एक्सीडेंट हो गया और बेवा भी हो गई है। तो उसी वजह से वो पैरालाइज़ सदमे में है, तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ उसको। तो वो जो औरत थी, जो काला जादू करती थी, वो उसने बोला कि तुम पहले तो मुझे बताती कि ये उसकी बेटी है, तो मैं थोड़ा मतलब पहले ही मतलब मुझे पता चल जाता। ये तो अपनी बेटी पे रोज़ तावीज़ करवाते हैं, अपनी छोटी बहू पे और उसके मतलब जहाँ पर ये सोती है वहाँ पर रखते हैं और ये खुद मैंने बकरे के खून से लिखे हुए हैं ये तावीज़ और इसका कोई तोड़ भी नहीं है, ये तावीज़ सीधा इसको मारेंगे। तो मतलब ये बात सुन के उस लड़की बिल्कुल मतलब टेंशन में आ गई कि ये लोग तो मुझे मार रहे हैं। तो उस औरत ने ये भी बताया कि तुम्हारी माँ भी मुझसे 9 तावीज़ लिए तुम्हारी सास का घर तबाह करने के लिए, तुम्हारे ससुराल तबाह करने के लिए। तुम्हारी माँ ने भी यही किया। दोनों आपस में कर रही हैं, दोनों माएँ जो हैं, वो आपस में कर रही हैं। तो ये बात सुन के लड़की वापस अपने ससुराल गई और वहाँ पर अपनी खाला और पूरी अदर फैमिली के साथ उसने तमाशा किया कि ये लोग मुझे मार रहे हैं और उन लोगों ने भी बहुत किया, तो लड़के ने ये बात बर्दाश्त नहीं की और उसी वक़्त उस लड़की को तलाक दे दी। तो ऑफ़ कोर्स ये बहुत बड़ा सदमा था लड़की पर, तो लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकी, उसी वक़्त इंतकाल कर गई। बाद में घर में हमेशा मतलब फ़साद रहा और कुछ असरात भी उन्हें नज़र आए इसी लड़की के। तो दूल्हे का जो बड़ा भाई था उसने भी कुछ मसलों और फाइनेंशियल मसलों की वजह से सुसाइड कर लिया। इस बात ने 2 ख़ानदानों को तबाह कर दिया और किसी को भी कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ और सब आपस में मतलब उजड़ के रह गए। अस्सलाम वालेकुम मनाज भाई। होपफुली आप ठीक होंगे। मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। अपना नाम तो मैं डिस्क्लोज़ करना नहीं चाहूँगी। तो मेरा एक छोटा-सा वाक़या है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। हुआ ये था कि ये 2018 की बात है और मेरी जहाँ पे मेरा ससुराल है, उस घर में मतलब वैसे तो जॉइंट फैमिली सिस्टम था और बहुत बड़ा घर था और उस घर में तकरीबन माशाल्लाह 12 से 13 लोग हम इकट्ठे रहते थे। तो ग्राउंड पोर्शन इस तरह से था कि ग्राउंड पोर्शन में 2 रूम थे और जो फर्स्ट फ्लोर था उस पे 4 कमरे थे। तो मैं जो हूँ वो ग्राउंड पोर्शन में होती थी। तो
वैसे उस घर में ये होता था कि इतने सारे लोग थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मतलब मुझे ऐसा लगता था कि बहुत कोई वीरानी जगह है या इधर कोई रहता नहीं है, या मतलब बहुत घुटन सी और बहुत हैवीनेस फील होती थी जैसे ही मैं घर के अंदर एंटर होती थी, और ये डे 1 से हो रहा था। तो मुझे समझ नहीं आती थी कि ये इतना वीराना और इतना खालीपन क्यों महसूस होता है। खैर अभी वहाँ पे मुझे रहते हुए तकरीबन 3-4 महीने हुए होंगे। सर्दियों का टाइम था, तो ऐसा भी नहीं था कि पंखे चल रहे हों, बिल्कुल खामोशी, पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी। थोड़ी सी भी आवाज़ हो तो वो ऑब्वियसली बहुत ऊंची सुनाई देती है। तो दिन का टाइम था, तकरीबन 1:30 बज रहे थे दोपहर के, और मैं अपने कमरे में, मतलब कमरा मेरा इस तरह से था कि रूम से जब एंटर होते थे तो लेफ़्ट साइड पे अलमारी थी और लेफ़्ट पे वॉशरूम था और राइट साइड पे मेरा बेड होता था। तो बेड के मतलब राइट साइड पे मैं लेटी हुई थी। अभी मैं सोई नहीं थी, सिर्फ लेटी थी और आंखें बंद की सोने के लिए, जाग रही थी मैं। तो उस एकदम से जो है, और जो मेरा दरवाज़ा था वो मेरे लेफ़्ट साइड पे था। तो दरवाज़ा जो है वो इस तरह से था कि वो मतलब बिल्कुल पूरा बंद नहीं था, थोड़ा-सा ऐसे जैसे मतलब आपने हैंडल नीचे नहीं किया होता लेकिन साथ लगा होता है। और सिर्फ मैं अकेली कमरे में थी और सिर्फ हम लेडीज़ ही घर पे थी। बाकी जितने भी जेंट्स थे वो अपने अपने कामों पे गए हुए थे। मंडे का दिन था, वीकेंड भी नहीं था, तो कोई भी मेल जो है वो घर पे मौजूद नहीं था, सिर्फ हम फीमेल्स ही थी। तो 1:30 का टाइम था, मैंने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैं लेट गई। लेट के मैंने अभी सोने के लिए सिर्फ आंखें बंद ही की थी, और अब मैं ऐसा होता ना कि आप लेटे होते हैं तो आप सोच रहे होते हैं कुछ। 1-2 सेकंड गुजरे तो मेरे हस्बैंड की मुझे आवाज़ आई दरवाजे वाले साइड पे, तो कि ओए तुम सो रही हो। अच्छा, अब वो आवाज़ जो है वो बिल्कुल मेरे हस्बैंड की और उसी टोन में थी जैसे वो मुझसे बात करते थे। अब मैं, अच्छा आंखें मेरी बंद ही हैं और मैं सोच रही हूँ कि हैं ये मतलब आ गए, इन्होंने शायद मुझे कोई सरप्राइज़ देना होगा, तो ये मतलब इस टाइम आते नहीं हैं तो लगता है कोई सरप्राइज़ देना होगा। तो मैंने प्रिटेंड किया कि मैं सो रही हूँ। मैंने आंखें खोल के देखा नहीं उसी वक्त ना, मैंने कहा मैं प्रिटेंड करती हूँ कि मैं सो रही हूँ, तो फिर पूछूंगी कि क्यों आए हैं, कोई काम है क्या है। तो यही करते ना कुछ 4 से 5 सेकंड गुजरे होंगे, तो मैंने आंखें खोल के देखा तो कमरे में कोई भी नहीं था सिवाय मेरे। ना राइट साइड पे कोई, ना लेफ्ट पे, ना मतलब हर जगह। मैंने वॉशरूम में भी देखा। तो फिर मैंने इनको कॉल की, अपने हस्बैंड को कॉल की कि आप किधर हैं, मतलब आप घर आए हैं और आपने बताया भी नहीं। कहते हैं कि मैं तो घर पे आया ही नहीं, मैं तो ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, क्यों क्या हुआ है। मैंने कहा अच्छा कुछ नहीं हुआ ना। तो मैंने फिर पूरा ग्राउंड पोर्शन देखा, वॉशरूम देखा, फिर मैं फर्स्ट फ्लोर पे गई जहाँ पे मेरे सास ससुर का रूम था, उधर भी देखा कि शायद ऊपर ना चले गए हों। उनसे भी पूछा, वो कहते हैं नहीं कोई भी नहीं आया इधर। तो मतलब कोई मेल घर पे था ही नहीं ना, और वो भी घर पे नहीं आए थे। तो खैर जब मैं आई तो रूम में वापस आई, मैंने सोचा कि ये अचानक से मतलब क्या हुआ, और वो इतनी क्लियर और ऐसे आवाज़ थी कि बिल्कुल कमरे के अंदर ही कोई खड़ा होके वो बात कर रहा है। तो इस तरह से हुआ था, बस ये मैंने वाकया शेयर करना था। आई होप कि आप सबको पसंद आएगा। थैंक यू। आज का जो मैं आपको वाक़या बताने जा रही हूँ, ये मेरे फ़ादर का है और ये वाक़या 2004 में उनके साथ हुआ था। मेरे फ़ादर की जो पोस्टिंग है वो इंडिया के जो स्टेट यूपी है वहाँ पर सीतापुर में थी, डिस्ट्रिक्ट में। तो मेरे फ़ादर जो है वो सिविल इंजीनियर हैं, तो उन्होंने एक मकान लिया रेंट पे, जो उनके साइट के थोड़ा पास में था।
तो वो मकान जो है वो काफ़ी पुराना था और शहर से काफ़ी बाहर और मतलब खुले एरिया में था, वहाँ दूर-दूर तक कोई आबादी नहीं थी। तो वो मकान भी काफ़ी पुराने ज़माने का बना हुआ था और जैसे पुराने ज़माने के मकान होते हैं कि उसमें आंगन और बड़ा-सा कमरे और बड़े-बड़े कमरे होते हैं, वरांडा और हैंडपंप और आंगन में ही ज़ीना हो, उस तरह से था और छतें बहुत ऊँची थीं और जो दरवाज़े थे उनमें लॉक करने के लिए जो जंजीर वाला होता है सिस्टम, उस तरह से था। तो मेरे फ़ादर बताते हैं कि उनके साथ उनके ऑफ़िस के कलीग भी रुकते थे, जो बाबू जिनको बोलते हैं। तो उनका जो है वो भी मुस्लिम थे। तो एक दिन वो अंकल जो हैं वो रात में उठे, तो उन्होंने एक मखलूक देखी आँगन में, जो ज़ीने पे खड़ी थी। तो उनको लगा शायद कोई चोर है, लेकिन फिर जब वो थोड़ा और आँगन अपने रूम से बाहर निकल के आए और बरामदे में खड़े हुए, तो उन्होंने देखा कि वो चीज़ भी बढ़ती आ रही है उनकी तरफ और उसकी हाइट बढ़ रही है। तो वो इतना डर गए कि उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और आयतल कुर्सी पढ़ते रहे और सो गए फिर। ख़ैर अगले दिन उन्होंने मेरे फ़ादर को बताया तो मेरे फ़ादर बहुत हँसे और उन्होंने बोला, अरे आप लोग तो बरेलवी हैं, इसलिए आप लोग को ये सब चीज़ें ज़्यादा ये सब चीज़ों में बिलीव करते हैं, ऐसा होता कुछ नहीं है। और मैंने बहुत ऐसी जगहों पे रहा हूँ और एक से एक बदमाशों को से भी मेरा पाला पड़ा है और अल्लाह का फ़ज़ल है, मैं इन सब चीज़ों से डरता नहीं हूँ अगर ऐसा है भी। तो उन्होंने इस चीज़ को अवॉइड किया। तो वो अंकल जो हैं उन्होंने ख़ैर उस चीज़ को देखा था, इसलिए वो थोड़ा अब मेरे फ़ादर के साथ रुकते नहीं थे। अच्छा, जो मेरे बरामदे से अटैच रूम था बीच मिडल वाला, वो रूम जो है उसके अंदर एक और रूम था, तो जिसमें मेरे फ़ादर रुकते थे। अंदर साइड वाले रूम में और जो बाहर वाला रूम था, उसमें वो अंकल स्टे करते थे। ख़ैर एक दिन एक कॉन्ट्रैक्टर आया, वो नॉन मुस्लिम था, तो उसने भी वही चीज़ देखी मखलूक को, तो और उसने फ़ायर भी किया। तो बाद में मेरे सब लोगों की आँख खुल गई और सबने बोला क्या हुआ? ये क्या है? तो उसने फिर बताया कि ऐसी चीज़ मैंने देखी। तो मेरे फ़ादर इतना हँसने लगे और उन्होंने बोला कि तुम तो सस्ते नशे में जो है फ़ायरिंग कर दो और अच्छा हुआ यहाँ कोई है नहीं, वरना पुलिस वग़ैरह भी आ जाती और इस तरह की चीज़ें मत किया करो। तो उसने कहा, नहीं ख़ान साहब, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने उस चीज़ को देखा इसलिए मैंने गोली चलाई। तो मेरे फ़ादर बहुत हँसे। तो लेकिन वो अंकल भी मौजूद थे, उन्होंने भी इस मखलूक को देखा था, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप सही कह रहे हो। तो बोला कि भैया मैं तो अब नहीं रह सकता और वो जो है उसके बाद वो चला गया। अच्छा, मेरे फ़ादर एक दिन क्या हुआ कि ऑफ़िस से जब आए साइट से, तो वो वहाँ पर लेट गए, तो पढ़ने लगे। थोड़ा नींद नहीं आ रही थी क्योंकि लाइट नहीं थी। तो मेरे फ़ादर ने अंदर साइड की जो है विंडो, जो उनके रूम में कनेक्टेड थी, उसको खोल दी। तो अच्छा मच्छर आने लगे, तो उन्होंने डोर बंद कर दिया। ख़ैर अब उसके बाद उनको थोड़ा-सा उन्होंने फिर कैंडल जलाई और पढ़ने लगे। ख़ैर जब रात हो गई काफ़ी, तो उनको तब भी नींद नहीं आ रही थी। तो उसके बाद उनको ऐसा लगा कि कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है उनका। तो मेरे फ़ादर ने सोचा कि इतनी रात में कौन नॉक कर रहा है? हो सकता है कोई चोर हो या बदमाश हो। इसलिए मेरे फ़ादर जो हैं वो विंडो को जो है उन्होंने डोर नहीं खोला। उन्होंने अंदर से बोला कौन? तो कोई आवाज़ नहीं आई। फिर अचानक से बहुत तेज़ पीटने की दरवाज़े की आवाज़ आने लगी कि बाहर से कोई बहुत तेज़ दरवाज़ा जो है वो कर रहा है और हैंडपंप की चलने की आवाज़ आई कि कोई हैंडपंप चला रहा है। तो मेरे फ़ादर ने सोचा कि मैंने तो बाहर से लॉक किया हुआ है, तो कोई आ नहीं सकता, हो सकता है कोई ऊपर से बदमाश आया हो या चोर हो, ये उनके माइंड में था। कोई ऐसी चीज़ होगी, ये उनके माइंड में नहीं था।
ख़ैर मेरे फ़ादर जो हैं उन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे फ़ादर ने तब भी डोर नहीं खोला, क्योंकि उनके पास कोई अपनी सेफ्टी के लिए कोई हथियार, कोई वेपन कुछ भी नहीं था। तो मेरे फ़ादर ने सिर्फ़ कलमा पढ़ना शुरू किया। अच्छा, ख़ैर जब वो चौकी पे अपने लेटे, जो उनका बेड था वो चौकी थी, तो जब वो उस पे लेटे हैं तो वो जो तख़्त था वो हिला, और ऐसा लगा कि कोई जो है उसको खिसका दिया हो उस जगह से। तो मेरे फ़ादर एकदम हैरान हो गए, उनको लगा कि शायद ये वहम है, लेकिन जब वो चौकी हिलना शुरू हुई है तो ऐसा लगा जैसे ज़लज़ला आ रहा हो, सिर्फ़ उनका बेड हिल रहा है और कुछ नहीं। और मेरे फ़ादर ने पढ़ना शुरू किया कलमा, क्योंकि मेरे फ़ादर को ज़्यादा कुछ आता नहीं था, दुआएँ वग़ैरह, तो वो कलमा पढ़ना उन्होंने शुरू करा और पढ़ते-पढ़ते वो सो गए। ख़ैर जब वो सुबह उठे तो अज़ान हो रही थी और फ़जर की, तो उन्होंने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद जो है वो उन्होंने डोर खोला। तो एज़ इट इज़ सब कुछ नॉर्मल था। ना कहीं पानी, क्योंकि हैंडपंप के पास पूरा सूखा हुआ, कहीं भी पानी कुछ भी एक कतरा नहीं, और पूरा एज़ इट इज़ वैसे ही था। तो ये मेरे फ़ादर को बड़ा ताज्जुब हुआ, वो हैरान भी हुए। अच्छा, बेड जो हिल रहा था वो भी उनको लगा कि हाँ, ये चीज़ तो थी ख़तरनाक। ख़ैर वो ऊपर फिर उन्होंने पहली बार अपने घर का मुआयना किया कि क्या ऐसा कुछ है भी यहाँ पर। तो ख़ैर मेरे फ़ादर ने नमाज़ पढ़ने के बाद जब वो घर को देखा, जो उनका रूम था उसकी जब विंडो खोली पीछे की, कि रात में अंधेरे में तो उनको समझ में नहीं आ रहा था। दिन में जब उन्होंने सुबह में खोला तो उन्होंने देखा वो बहुत ऊँची-ऊँची घासें हैं कि उसमें इंसान भी छिप जाए। ख़ैर 8 बजे जब उनका सर्वेंट आया जो नाश्ता वग़ैरह बनाता था, उसने बताया कि सर ये बहुत जगह सेफ़ नहीं है। तो मेरे फ़ादर ने बताया उनके साथ ऐसा-ऐसा रात में हुआ। तो उन्होंने बोला सर वो सब मखलूक़ात तो अलग चीज़ हो गई, वैसे भी यहाँ पर अभी 2-3 दिन पहले किसी इंसान की बॉडी मिली, और अक्सर यहाँ पर इंसान की डेड बॉडी मिलती है, लोग मार के फेंक के चले जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी वीराना है। तो उस लिहाज से भी ये सेफ़ नहीं है। तो इस तरह की जब बात मेरे फ़ादर को पता चली तो उन्होंने विंडो खोल के देखा, और इस तरह से तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पर जो है छोड़ दिया। अच्छा, ये वाक़या मुझे तब पता चला जब मेरे फ़ादर जो है जमात से जुड़े, तो उन्होंने इस तरह के वाक़यात बताए कि उनके साथ भी ये उनका पहला ज़िंदगी का ऐसा वाक़या था जो उनके साथ हुआ था, और काफ़ी स्कैरी भी था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फ़ादर माशाल्लाह बहुत बहादुर और ब्रेव हैं, तो उन्होंने उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तो ये लोग बोलते हैं कि जो इंसान डर जाता है या इस चीज़ से इंसान बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो जाता है, तो इस तरह की चीज़ें और हावी हो जाती हैं। तो ये चीज़ बहुत मैटर करता है कि अगर आप इस तरह की सिचुएशन में पड़ते हैं, तो आप अपने माइंड पे और अपने डर पे काबू पाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आपने उस चीज़ को अपने ऊपर हावी होने दिया, तो वो आपके ऊपर हावी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम और मैं कराची से ये कहानी आपको भेज रही हूँ। कुछ अर्सा पहले आपने अपने प्रोग्राम का मौजू रखा था कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स की कहानियाँ आप सुनाएँ। मेरे पास मेरी नानी माँ की एक कहानी है जो 1947 के बाद की है। जब पाकिस्तान बना तो बहुत से लोग हिजरत करके यहाँ आए और बहुत से लोग यहाँ से हिजरत करके इंडिया चले गए। तो आने वालों के लिए जो रिहाइश का इंतज़ाम था वो यही था कि यहाँ पर जो घर जाने वाले छोड़ कर गए थे, आने वालों ने उन्हीं में रिहाइश इख्तियार की। मेरी नानी माँ और मेरे नाना अबू ने फैसलाबाद के एक मोहल्ले तारकाबाद में रिहाइश इख्तियार की। उस वक़्त वहाँ पर वीरानियत का ये आलम था कि इक्का-दुक्का घर थे, झाड़ियाँ, जंगल, रास्ते सही से बने हुए नहीं थे। अब आज के दिन वो बहुत बारौनक इलाका है, लेकिन 1947 में वो बिल्कुल कच्चा इलाका था और घर भी अमूमन वहाँ पर कच्चे थे। जिस घर में नानी माँ और नाना अबू ने रहाइश इख्तियार की, काफ़ी बड़ा और खुला घर था। पुरसुकून लगा, रहना शुरू कर दिया, ज़िंदगी चलना शुरू हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद नानी माँ ने एक चीज़ महसूस करना शुरू की,
जो कि जुमेरात की रात को ही महसूस हुआ करती थी। यूँ लगता था जैसे कुछ लोग हैं जो इकट्ठे होकर मुराकबे की सूरत में अल्लाह को पुकार रहे हैं, या कोई महफ़िल मिलाद चल रही है, या कोई इस तरह की चीज़ है। तजस्सुस के हाथों मेरी नानी माँ छत पे भी गई, इधर-उधर देखा, लेकिन वहाँ पे वही वीरानियत, वही अंधेरा। घर में देखती थीं तो इंसानी नज़र इस काबिल नहीं, उन्हें दिखा कुछ नहीं। फिर उनके तजस्सुस की वजह से शायद एक दिन ऐसा हुआ, उस एक जुमेरात की रात को इसी तरह से उन्हें आवाज़ आ रही थी। सुनती-सुनती वो एक कमरे की तरफ पहुँची, जिन्हें हम नानी माँ के घर का हॉल कमरा कहते हैं, जहाँ पर हम सब इकट्ठे हुआ करते थे। वहाँ हमारे दौर में टीवी पड़ा हुआ करता था, कुर्सियाँ हुआ करती थी जहाँ हम जाके बैठते थे। नानी माँ की मखसूस कुर्सी हुआ करती थी जिस पर वो बैठा करती थी। यानी घर का वो सबसे बड़ा कमरा था। तो उन्हें उस कमरे की तरफ से आवाज़ महसूस हुई, और उन्होंने जाकर जो भिड़ा हुआ दरवाज़ा था वो थोड़ा-सा खोला और उसमें से झाँका। तो उनके सामने जो मंज़र था वो हैरानकुन था। सफ़ेद चाँदनियाँ बिछी हुई थी और बेबहा लोग सफ़ेद उजले कपड़ों में वहाँ बैठे हुए थे, जिन्होंने मुँह ढाँपे हुए थे, और वो विर्द कर रहे थे, वो पढ़ रहे थे जो समझ में नहीं आ रहा था। नानी माँ घबरा गईं, और घबरा के जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ और उसके खड़के से वो लोग मतवज्जो हो गए। नानी माँ उस रात सोती हैं तो नानी माँ को ख्वाब में एक बुज़ुर्ग आते हैं और कहते हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं, और इस जगह से हम सदियों से इबादत कर रहे हैं इस जगह पर, और तुमसे ये कहना है कि इस जगह को पाक-साफ़ रखना और ये राज़ किसी को मत देना, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। इंसान तजस्सुस के हाथों मजबूर हो जाता है और इंसान कमज़ोर हो जाता है कुछ लम्हों में आकर। नानी माँ ने कुछ अरसा तो इस चीज़ को राज़ रखा, किसी तक इस चीज़ की खबर नहीं पहुँचने दी। कमरे को साफ़ रखती, ख़ास तौर पर जुमेरात की रात उस कमरे को महकाती, सफ़ाई करती। अक़ीदत के साथ करती कि उन्हें पता था कि यहाँ पर रात में एक महफ़िल होगी। लेकिन कुछ अरसा बाद नानी माँ ने ये ज़िक्र अपने किसी करीबी से कर दिया कि यहाँ पर इस तरह से महफ़िल होती है और इस तरह से ये सब कुछ होता है। अगले जुमेरात ये सब कुछ वहाँ पर नहीं हुआ। घर में अजीब वीराना और ख़ामोशी छाई रही। तो नानी माँ भी परेशान हुई कि ये क्या हुआ? उस रात उन्हें ख्वाब में दोबारा वो बुज़ुर्ग मिले और उन्होंने कहा कि तुमने हमसे किया हुआ वादा तोड़ दिया। तुमने हमारा राज़ लोगों को दे दिया। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं और हम दोबारा यहाँ नहीं आएँगे, और ये सआदत जो थी इससे तुम महरूम रह गई हो। सुबह उठती हैं तो देखती हैं कि उस कमरे में दीमक ही दीमक भरी हुई, और हर जुमेरात की रात को वो कमरा इस कदर दीमक से भर जाया करता था कि वहाँ रहना, नानी माँ कहती हैं कि हमारे लिए अज़ाब बन चुका था। इन्हें फिर एहसास हुआ कि मैंने ये राज़ खोलकर बहुत बड़ी गलती की, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। ख़ैर, इन्होंने हिम्मत की और जुमेरात की रात को उस कमरे में बैठी बावज़ू होकर। वहाँ पर इन्होंने इशा की नमाज़ अदा की, और आप समझ सकते हैं कि उस दौर में इशा की नमाज़ अदा करना बहुत रात का वक़्त कहलाया जाता होगा। तो इन्होंने ऊँची आवाज़ में वहाँ बैठकर इल्तिजा की कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, और आप जैसी अल्लाह की नेक मखलूक को मैंने तकलीफ़ पहुँचाई, तो मैं आपसे माफ़ी की तलबगार हूँ। मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप दोबारा से अपनी महफ़िल यहाँ पर लगाएँ और मुझ नाचीज़ को माफ़ कर दें। उस रात वो दोबारा उनके ख्वाब में आते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमने तुम्हें माफ़ तो कर दिया, ये जो तुम्हारे घर में हो रहा है यहाँ नहीं होगा, हम जा रहे हैं, लेकिन हम दोबारा इस घर में कभी महफ़िल नहीं लगाएँगे। और उसके बाद नानी अम्मा, मामू, ये अब
आकर 2-4 साल पहले उन्होंने वो घर जो है वो सेल किया है। उसी में ही सबने पूरे ख़ानदान ने ज़िंदगी गुज़ारी। हमने अपने बचपन की छुट्टियाँ वहाँ गुज़ारी। उस घर में कभी कोई ऐसी चीज़ महसूस नहीं हुई दोबारा से। लेकिन वो सादत जो थी नानी माँ को अपने बिस्तरे मर तक तकलीफ़ देती रही, वो अक्सर ज़िक्र किया करती थी कि मैंने उन्हें तकलीफ़ देकर बहुत बुरा किया और हमें वो एक सबक के तौर पे ये कहानी सुनाकर कहा करती थी कि बेटा, राज़ को राज़ ही रहना चाहिए, अगर आपको कोई देता है तो ये अमानत है और आप किसी को इसके बारे में मत बताया कीजिएगा। ये बात है 2008 या 2009 की। तो तब ये उन दिनों की बात है जब ना यूनिवर्सिटी में हॉलीडेज़ होते हैं। छुट्टियाँ थीं, अभी स्टार्ट हुई थी, यानी 1 दिन पहले, छुट्टियों से 1 दिन पहले की बात है। मैं भागलपुर गया हुआ था किसी काम की वजह से, तो मुझे वहाँ पे रुकना पड़ा। बेसिकली मैं हासिलपुर से हूँ। ज़िला भागलपुर, तहसील हासिलपुर से हूँ। तो मुझे वहाँ पे रुकना पड़ा भागलपुर में किसी काम की वजह से। तो मेरे पास रहने की जगह नहीं थी, मैंने कहा वहाँ से हासिलपुर आऊँगा, फिर वापस जाऊँगा भागलपुर, तो काफ़ी मुझे ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा सफ़र तो नहीं है, लेकिन वो रास्ता तब बहुत ज़्यादा ख़राब था, जिसकी वजह से थकावट ज़्यादा होती थी। बसें भी कोई इतनी ख़ास नहीं चलती थी। बहरहाल मैंने दोस्त से बात की। वो भागलपुर यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। ये मेन कैंपस की बात है। अच्छा, मैंने उसे फ़ोन किया तो वो कहता है यार मैं तो जाने लगा हूँ, हॉलिडेज़ स्टार्ट हो रही हैं। मैंने कहा यार 1 रात रुक जा मेरे लिए, तो कल मैं काम ख़त्म करूँगा, इकट्ठे निकल चलेंगे। उसने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। मैं चला गया यूनिवर्सिटी उसके पास। वो भागलपुर जो जो यूनिवर्सिटी है ना, इस्लामिया यूनिवर्सिटी, वो बहुत बड़ी है। यानी एरिया रकबे के लिहाज से बहुत बड़ी है। और जो हॉस्टल हैं, बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल, वहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स रहते भी नहीं हैं। ज़्यादातर मोस्टली स्टूडेंट्स उन दिनों में नहीं रहते थे, शायद अब रहने लग पड़े हों। तो मोस्टली स्टूडेंट्स प्रेफ़र करते थे बाहर के हॉस्टल्स। बहरहाल मैं गया तो वो ट्रिपल स्टोरी था हॉस्टल। तो जो ग्राउंड फ्लोर था ना, उसी पे 3rd या 2nd या 3rd रूम था उसका। तो वो अकेला ही था और नीचे वाले पोर्शन पे शायद 2-3 लड़के और होंगे जो रुके होंगे। मोस्टली लड़के चले गए थे। मैं शाम को पहुँचा था 5 एक बजे। तो गपशप हुई। उसने बोला हाँ, कुछ खाया पिया? मैंने कहा नहीं यार, खाना तो खाना है, दोपहर का भी मैंने नहीं खाया। हम निकल गए, खाना-शाना खाया, घूमते-फिरते काफ़ी लेट हो गई। वापस आए तो है ना, वो कहता है यार मैं थका हुआ हूँ, मैं तो लगा हूँ सोने। तू देख ले, अगर जागना है या सोना है तुम्हारी मर्ज़ी है, वो तुम्हारा बिस्तर है। सब कुछ उसने बता दिया, वो सो गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं ना फ़ोन लेके, तब वो ना फ़ोन भी मेरे पास दूसरे वाला, वो बटनों वाला होता है ना नोकिया का, वो था। तो मैं ना चैट करता हुआ एक कज़न के साथ बाहर को निकल आया हॉस्टल से। तो ये इनका हॉस्टल का बहुत ज़्यादा एरिया खाली है और ऐसे है जंगल है, ठीक है? और उसके साथ-साथ, सड़क के साथ-साथ इन्होंने बैठने के लिए जैसे घास वगैरह लगा देते हैं, वो लगाई हुई थी। लेकिन उससे पीछे जंगल था और सामने गर्ल्स हॉस्टल नज़र आ रहा था। और बिल्कुल लाइटें इतनी नहीं नहीं थी, क्योंकि ज़्यादा होते नहीं है हॉस्टल में, और स्ट्रीट लाइट्स भी लगी हुई थी लेकिन वो ऑन नहीं थी। और मैं ना अपने मोबाइल पे मगन लगा हुआ हूँ चैट पे, और पैदल चल रहा हूँ। अभी मैं जैसे एक बंदा मसरूफ़ हो जाता है और इधर इर्द-गिर्द का ध्यान नहीं होता इतना, तो इस तरह से था। तो मुझे ऐसे लगा 2-3 लड़के मेरे पास से गुज़र के गए हैं, ठीक है? तो फिर मैं अचानक पीछे मुड़ के देखा मैंने, तो मुझे वो नज़र नहीं आए। मुझे पास से गुज़रते हुए महसूस हुए हैं, लेकिन पीछे जब मुड़ के देखता हूँ वो नहीं है। उम, मैं हैरान हुआ, मैंने कहा ये किधर चले गए अचानक ही। फिर मुझे लगा यार मैं मोबाइल पे मगन हूँ, ऐसे मुझे महसूस हुआ होगा, लेकिन वो कोई गुज़रा नहीं होगा मुझे मेरे पास से। बहरहाल मैंने फिर अपने ध्यान में लग गया और
थोड़ी देर बाद मैं ऐसे सामने देखता हूँ ना, तो 2 आँखें मुझे नज़र आती हैं चमकती हुई। एक जैसे बिल्ली की आँखें चमकती हैं ना, या किसी जानवर की उसकी आँखों में लाइट पड़े तो वो चमकनी स्टार्ट हो जाती। लेकिन वहाँ पे लाइट नहीं है, लेकिन वो आँखें चमक रही हैं, व्हाइट बिल्कुल, ठीक है? और गोल-गोल आँखें चमक रही हैं। और वो एक तो होती है बिल्कुल नीचे, बिल्ली की आँखें नीचे हैं, बकरे की आँखें नीचे हैं, कोई और जानवर हो उसकी आँखें थोड़ी-सी ऊपर होंगी, लेकिन ये मेरी हाइट से भी ज़्यादा थी। मेरी हाइट है 5 फुट 7 इंच, उस उन आँखों की हाइट होगी तकरीबन कोई 10 फुट के करीब, साढ़े 9 10 फुट के करीब उसकी हाइट थी। और वो मेरी तरफ आ रही हैं और मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। मैं एकदम से रुक गया हूँ। मैं इतना हैरान उसे देख के, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ है जो मेरी तरफ और मैं अचानक नोट करता हूँ कि वो जो इंसान आ रहा है ना, जो भी शख्स आ रहा है, वो चल के नहीं आ रहा, वो फ्लोट करता हुआ आ रहा है मेरी तरफ। वो आँखें, वो जो मेरी तरफ आ रहा है ना, शैडो था, वो जेट ब्लैक, ब्लैक के अंदर एक काला होता है ना, अंधेरा नज़र आ रहा है, वो अंधेरे में भी काला था, जेट ब्लैक था। और वो मैं नोट कर रहा हूँ, वो फ्लोट करता हुआ आ रहा है और ये सारा सिनेरियो इतनी जल्दी हो रहा है, मतलब मैक्सिमम 5 सेकंड लगे होंगे और वो चीज़ मेरे पास से गुज़र गई। 5 या 10 सेकंड के अंदर उसने कोई 15-20 फीट का फासला इतनी स्पीड में तय किया कि मैं जब वो मेरे पास से गुज़रा ना, मेरे जिस्म में एक दफ़ा सनसनी सी दौड़ दौड़ गई और मेरे मेरे जिस्म के जो बाल है ना, वो सारे ऐसे जैसे रोंगटे नहीं खड़े हो जाते, रोंगटे खड़े हो गए मेरे। और मैं एक, यानी कि वो उसमें चला गया, जैसे बंदा किसी सोच में चला जाता कि मैंने देख क्या लिया, ये क्या चीज़ क्या थी? मैं, उसका फेस नहीं नज़र आ रहा था, सिर्फ़ 2 आँखें थी। और वो मेरे पास से गुज़र गया जब, और मैं इतना, मैं फ अच्छा, उसके फ़ौरन बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा है, वो थोड़ी दूर तक मुझे नज़र आया, फिर गायब हो गया, ठीक है? अच्छा, उसके बाद तो मेरा वहाँ पे रुकना बनता ही नहीं था, ठीक है? मैंने फ़ौरन वहाँ से दौड़ लगाई और सीधा हॉस्टल में। जैसे मैंने कमरा खोल के अंदर दाखिल हुआ हूँ ना, मेरा साँस फूला हुआ और वो दोस्त उठ गया यकदम। इतनी स्पीड से मैं दौड़ के आया हूँ, मेरे दौड़ने की भी आवाज़, और मैं जितनी ज़ोर से मैंने दरवाज़ा खोला है, वो डर के उठ गया। वो कहता है, "यार ख़ैर है, क्या हो गया?" मैंने उसे सारी बात बताई। उसने कहा, "भाई तुम्हें पता नहीं है, यहाँ पे ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, अक्सर ही होते रहते हैं।"